नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूँ रत्ना शुक्ला आनंद। आवाज़े ख़वातीन में आज मेरे साथ हैं हौसले की जीती जागती मिसाल इशरत अख्तर। इशरत जम्मू कश्मीर के बारामूला से हैं और इशरत पहली पैरालंपिक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं कश्मीर से। इशरत न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल चुकी हैं, टेनिस भी खेलती हैं और साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इशरत, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। और सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देती हूँ। आपको जो यंग लीडरशिप अवार्ड मिला है 2021 का, उसके लिए आपको आवाज़े ख़वातीन की पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू सो मच मैम। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। आपने मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए ये मुझे बहुत खुशी की बात मतलब लग रही है कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया इशरत। इशरत, आप व्हील चेयर पर बास्केटबॉल खेलती हैं। ये जी हौसला जो है ये बहुत बड़ी बात है। जो हमें पता चला कि आप छत से गिर गई थीं और उसके बाद आपकी बिल्कुल। रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हुई, लेकिन आपने हार नहीं मानी और आपने न केवल उन मुश्किलों से निकली आप, बल्कि आपने कुछ हासिल भी किया। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ आपकी कहानी कि कैसे ये शुरुआत हुई और कैसे आप इस गोल तक आप पहुँची? जी बिल्कुल। मेरा एक्सीडेंट हुआ 2016 में। मैं दूसरे फ्लोर से गिर गई हुँ, और उसके बाद जब मैं गिरी तो मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला लेके गए। वहां से मुझे रेफर किया गया श्रीनगर और हुँ, श्रीनगर में 3 दिन बाद मेरी सर्जरी हो गई। और हुँ, सर्जरी होने के बाद मैं घर चली गई। अब मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे लगा मैं 1-2 दिन में ठीक होके अच्छे से चल पाऊंगी। लेकिन जब मुझे कभी फ़ील ऐसे जब मैं मुझे घर लेके आए मुझे फ़ील होता था कि मुझे मेरी बॉडी आधी है, आधी नहीं है, मेरे पैर नहीं है। तो फिर जब मैं अपने पापा को, बहन को बोलती थी कि मुझे दिखाओ मेरे पैर है या नहीं, मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि मेरे पैर नहीं है। तो वो जब मुझे दिखाते थे वो बोलते थे आप 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे, सर्जरी की वज़ह से आपको लग रहा है। हुँ, लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि मेरा स्पाइन इंजरी हुआ है, हुँ, मैं चल नहीं पाऊँगी, तो उसके बाद 2 साल तक कंटिन्यू मैं घर में थी। हुँ, डिप्रेशन में थी, हमेशा रोती रहती थी। और फिर जब मेरी बहन नर्सिंग करती है बारामूला में, उसने मुझे बोला कि एक कैंप हो रहा है बारामूला में, वॉलंटरी मेडिकेट सोसाइटी का कैंप हो रहा है वहाँ पे, तो आप भी उस कैंप में जाओ। मैं भी उस कैंप में चली गई। वहाँ पे डॉक्टर्स ने, डॉक्टर बशीर सर ने मुझे चेकअप किया और उन्होंने मुझे बोला कि आप ठीक हो जाओगे, लेकिन आपको हम यहाँ से रेफर कर रहे हैं अपने एनजीओ में। उनका एनजीओ है श्रीनगर बिमना में। हुँ, तो जब मैं उस दूसरे दिन मुझे मतलब एक उम्मीद जैसी जाग गई कि मैं अब फिर से चलूँगी। तो जब मैं उस एनजीओ में आई, वहाँ पे उन लोगों ने मुझे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। पहली बार डॉक्टर डॉक्टर अमरीन ने उन्होंने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला। मैं हमेशा रोती रहती थी, सोचती रहती थी शायद मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई। हुँ, हुँ, लेकिन यहीं से 1 साल तक मैंने कंप्लीट वहाँ एनजीओ में एक्सरसाइज़ की। तो जब मैंने यहाँ एक व्हीलचेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का कैंप हो रहा था। मुझे एक कॉल आया एक लड़के का, उसने मुझे बोला कि अगर आप उस कैंप में आना चाहते हो, तो आप ऐसे इस डेट को आ जाना वहाँ पे। मैं भी उस कैंप में चली गई। मैंने वहाँ पे कैंप अटेंड किया 3 दिन का। हुँ, और वहाँ पे भी फिर मेरा अच्छा खेलने की वजह से मेरा नेशनल लेवल पे सिलेक्शन हो गया, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो नेशनल लेवल पे खेलने के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर की टीम नहीं थी। तो फिर मैंने टीम बना ली वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी के साथ मिलके। उन्होंने मेरी मदद की और हम लोगों ने टीम बनाई जम्मू कश्मीर की। और फिर जब दूसरा नेशनल हम खेलने गए थे मोहाली, और वहाँ पे हमारी पूरी टीम का अच्छा परफॉर्मेंस रहने की वजह से मेरा फिर सिलेक्शन हुआ। मैं अकेली एक शूटर थी अपनी टीम में।
और मेरा फिर इंडिया टीम एक कैंप हो रहा था इंडिया टीम के लिए वहां पे कश्मीर में, मतलब फोन बंद थे तब, और ये अगस्त की बात है, 2019 की बात है। मुझे घर आ गई आर्मी और पुलिस, मैं अचानक से हैरान हो गई, हमारे घर ऐसे क्यों आए वो। तो उन्होंने बोला कि आपका इंडिया टीम का सिलेक्शन होने वाला और आपका 3 दिन का कैंप है, ये आपको एक मौका मिल रहा है, तो अगर आप अच्छा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हो वहां पे तो हो सके तो आपका भी सिलेक्शन होगा। और मैंने फिर सोचा कि मैं कैसे अकेले जाऊंगी, इतनी मतलब फोन भी बंद है कश्मीर में और कुछ मतलब पूरा कश्मीर बंद था। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगी तो मैं दूसरे दिन अकेले मॉर्निंग में निकल गई और मैं रात के 11 बजे चेन्नई पहुंच गई। उसका पूरा क्रेडिट हमारे कैप्टन लुइस जॉर्ज सर को, इंडिया टीम के हेड कोच को, और उनके फ्रेंड जो कर्नल आइजनवर सर हैं उनको जाता है। उन्होंने मुझे कश्मीर में 2 ही दिन में ढूंढा और उनके पास पूरा एड्रेस भी नहीं था, उनके पास सिर्फ मेरा एक फोटो था और मेरा नाम पता था, मेरा नाम इशरत है, मैं बारामूला में रहती हूँ, ये नहीं पता था कि बारामूला किस जगह में रहती हूँ। और उन्होंने मुझे ढूंढा, मैंने कैंप अटेंड किया और फिर मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ और बहुत सारी मुसीबतों के बाद मैं इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची हूँ। इशरत, आपकी संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन आपका खुद का जी जो बिल्कुल। जज्बा है वो इसमें बहुत काम आया। किस तरह से आपके अंदर जो हौसला अफजाई जो है वो आपकी किसने की? ये पहले मुझे मोटिवेट किया जब मैं मतलब पहली बात तो मेरी फैमिली ने इसमें मेरा साथ दिया। अगर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, मेरा साथ नहीं देती, तो शायद मुझे आज लोग इंटरनेशनल प्लेयर के नाम से नहीं जानते। पहला ये मतलब मुझे व्हील चेयर बास्केटबॉल के लिए वॉलेंट्री मेडिकेयर सोसाइटी ने मोटिवेट किया, डॉक्टर अमरीन मैम ने मोटिवेट किया। उन्होंने बोला कि ये तो एक्सीडेंट है, ये तो आजमाइश है, ये आप अल्लाह के प्यारे हो, ऐसे मुझे समझाया कि आपको बहुत कुछ करना है। व्हील चेयर पे भी ऐसे मतलब उन्होंने मुझे मतलब बहुत सारी ऐसी स्टोरीज बोली, तो मुझे खुद में जज्बा आ गया, नहीं मैं करूंगी कुछ ताकि लोग मुझे ताने ना दें। लोग मुझे बोलते थे अरे देखो लड़की जा रही है व्हील चेयर बास्केटबॉल खेलने, ये क्या करेगी, इसका मरना ही तो बेहतर था तब जब ये ऊपर से गिरी। लेकिन आज वो लोग मुझे ताने देते थे, आज उनको ही मुझ पे प्राउड फील होता है। बहुत बड़ी बात है। समाज ने भी आपको धीरे धीरे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आपका कहना है कि जो जो पहले आपके ऊपर बिल्कुल, तरस पहले तो खाते थे। नहीं करते थे, पहले ताने देते थे। मुझे हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में कहीं पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, यहाँ तक कि बास्केटबॉल कोर्ट भी नहीं है। और मैं अपने जीजू के साथ बाइक पे बैठ के फिर श्रीनगर आती थी प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर मुझे बोलते थे लड़की देखो जा रही है मतलब प्रैक्टिस करने, मुझे बोलते थे क्या मिलेगा ये सब करके, इससे अच्छा है तो खुद पे ध्यान दो, मतलब घर में बैठो, लड़की का काम है घर में बैठना, बाहर नहीं जाना है। इशरत, लेकिन उनके वो ताने मेरे लिए एक चैलेंज बन गए फिर। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये कि जब आप विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, जब लोग आपको ताने जी देते हैं तो आप उनको चुनौती मान लीजिए, चैलेंज मान लीजिए, और फिर जो है वो शायद आपके भीतर एक अलग तरह की शक्ति आ जाती है और आप कुछ और अचीव बिल्कुल। कर लेते हैं। इशरत, ये बताइए कि कश्मीर में खास तौर से जो है लड़कियों के लिए आगे बढ़ना, आपने तो बहुत ही एक कठिन परिस्थिति से निकल कर आगे बढ़ी हैं। कितनी चुनौतियां रहीं? घर वाले जो हैं वो, क्या वो भी घबराए? किस तरह से आपने इन सभी चीजों को फेस किया? मेरी फैमिली पूरी परेशान थी जब एक्सीडेंट हुआ, जब मैं उठ नहीं पाती थी, खाना मुझे मतलब खुद नहीं खा पाती थी, खिलाते थे और मुझे कैसे उठाते थे, एक जिंदा लाश को जैसे उठाते हैं ब्लैंकेट में ओढ़ के, तो वैसे मुझे उठाते थे। और मेरे पापा वो मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, वो मुझे वैसे देख नहीं पा रहे थे, और लोगों के ताने साथ में कि इसका मरना ही बेहतर था। खासकर जब मैंने बास्केटबॉल ज्वाइन किया तब तो मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब ताने गालियां वगैरह ये सब सुनना पड़ा, लेकिन मैं उन सबको पीछे छोड़ के मैंने सोचा कि लोगों का क्या है, लोगों का काम है बोलना, मुझे आगे जाना है, मुझे कुछ करना है अपने लिए, ताकि हर एक के लिए ये एक इंस्पिरेशन बने कि कोई व्हीलचेयर पे भी कुछ कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इशरत, आज जो है वो आपको लोग किस तरह से देखते हैं? उनकी जो सोच है वो आपके प्रति किस तरह से बदली, और क्या समाज में दूसरी लड़कियों को भी इससे प्रेरणा मिली है? वो जो शारीरिक तौर पर
अक्षम नहीं है, जो बेहतर हैं वो भी, और या जो किसी तरह से किसी कारणवश जो है वो शारीरिक तौर पर अक्षम है, वो सब जो हैं वो आज आपको बहुत ही अपनी प्रेरणा स्रोत के रूप में देखती होंगी? बिल्कुल। पहले जब कहीं पे जाते थे वो छोटी नज़र से देखते थे, फिर खुद को भी बुरा लगता था कि देखो हमारी शायद हम हमारा मरना ही शायद बेहतर है कि व्हीलचेयर पे हमारी ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि लोग जो है छोटी नज़र से देखते हैं। लेकिन शुक्र अल्लाह का, आज जहाँ भी जाते हैं हर जगह इज़्ज़त मिलती है और वहीं से लोग बोलते हैं कि अ, हम लोग आपसे मिलना चाहते थे, आपसे बात करना चाहते थे, आप एक इंस्पिरेशन हो सबके लिए। मतलब बहुत ही अच्छा था, प्राउड फील होता है कि नहीं, लोग जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे हमें लोग जानते हैं, ना कि कश्मीर में, कश्मीर से बाहर भी, और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है। जी। इशरत, आपके घर में कौन-कौन है? कैसे आपके मेरे घर में बिल्कुल मेरे पापा हैं और मेरी छोटी 2 बहनें, एक बड़ी बहन है, उनकी शादी हो गई है। तो उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, यहाँ तक कि मेरी जो मेरे से छोटी बहन है, उसने जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी मेरे लिए, क्योंकि मैं अकेली पढ़ती थी, ऐसे घर में पड़ी रहती थी, तो फिर उसने अपनी पढ़ाई छोड़ी। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के बाद जब मैंने पढ़ना वापस से स्टार्ट किया, तो मैंने उससे भी बोला फिर तुम्हारा पढ़ना भी ज़रूरी है। तो अभी वो बहुत छोटी 10th का एग्ज़ाम दिया है उसने, और मैंने जो है 12th का एग्ज़ाम दिया है, और यहाँ से मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो डिप्लोमा कर रही हूँ, और रिसेंटली मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया है, और उसमें मेरी हेल्प की है डॉक्टर अमरीन मैम ने। उन्होंने बोला कि लोगों को बोलने दो, आपको कॉलेज में छोटी नज़र से देखते हैं तो देखने दो, लेकिन आपको पढ़ना है, लोगों के लिए, अपने लिए कुछ करना है, नाम कमाना है। अभी तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, काफ़ी लोगों को आप जो है वो जीने की नई राह दिखाती हैं। जी, बहुत ही जगह ऐसे मैं जाती हूँ कश्मीर में, और कश्मीर से बाहर भी एज़ मोटिवेशनल स्पीकर मुझे बुलाते हैं। हुँ, हुँ। बाकी सारे बच्चों को मोटिवेशन मिलती है मुझे देख के, ऐसे मुझे लगता है। हुँ, हुँ, हुँ। क्या बताती हैं आप, अगर आप इस माध्यम के ज़रिए आवाज़े ख़वातीन के माध्यम से भी आप बहुत सारे लोगों तक पहुँच सकती हैं, आप क्या कहना चाहेंगी उनको? उनसे बस यही एक मैसेज पहुँचाना चाहूँगी कि किसी के साथ भी कभी भी हादसा हो सकता है, इसमें मतलब हैरानी की बात नहीं है। जैसे कि मेरे साथ अचानक से हुआ, और मैं फिर हैरान हो गई कि मेरे साथ क्या हुआ। आगे बढ़ने के लिए फैमिली का सपोर्ट चाहिए, और हमें आगे बढ़ना है, लोग कितने भी ताने क्यों ना दें, जैसे मैंने सुने ताने, फिर वो ताने पीछे छोड़ के आगे बढ़ी। वैसे ही हर एक ख़वातीन से, हर एक इंसान से वो मैं मैसेज पहुँचाना चाहूँगी कि आगे बढ़ने के लिए फैमिली का सपोर्ट चाहिए, और खुद को बिज़ी रखे, डिप्रेशन से दूर रखे, और हमें भी सपोर्ट करे जो कि व्हीलचेयर पे है। मुझे ही नहीं, हर एक ऐसे इंसान को सपोर्ट करे और हमेशा मोटिवेट करते रहें, ताकि वो आगे जा पाए और हमारे कश्मीर का और पूरे इंडिया का नाम रोशन कर पाए। बिल्कुल। इशरत, आप आगे की मंज़िल क्या है अब? आगे की मंज़िल, मेरा एक ड्रीम है कि मैं ओलंपिक्स तक जाऊँ। हुँ, हुँ, बस उसकी तैयारी में लगे हैं अभी मैं और हमारी पूरी टीम। हुँ, अ, मतलब एक ख़्वाब है कि हम भी ओलंपिक्स तक जाएँ। पहले हम सोचते नहीं थे कि हम नेशनल लेवल तक जाएँगे या नहीं, लेकिन अब इंटरनेशनल भी खेला है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारा ये ड्रीम है कि हमारी पूरी जेएनके की टीम हुँ, ओलंपिक्स तक जाए। हुँ, हुँ, हुँ। और व्हीलचेयर बास्केटबॉल के बगैर व्हीलचेयर बास्केटबॉल ही नहीं खेलती हूँ मैं उसके बगैर टेबल टेनिस खेलती हूँ। व्हीलचेयर रेस की थी मैंने बॉयज़ के साथ स्टेट लेवल पे, जिसमें मैंने फर्स्ट पोज़ीशन लाई है, और रिसेंटली मुझे 2 अवार्ड मिले एलजी साहब की तरफ से। उन्होंने मुझे कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड से भी नवाज़ा, और कश्मीर यंग अचीवर्स अवार्ड से भी नवाज़ा। हुँ, 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 हुँ। बिल्कुल। ये सारे जो खेल हैं आपने व्हीलचेयर पर आने के बाद ही सीखे थे? बास्केटबॉल, टेबल टेनिस? जी, इससे पहले बस मेरी एक नॉर्मल ज़िंदगी थी। मैं पढ़ाई करती थी स्कूल से घर, घर से स्कूल, बस ना कोई गेम में मैं पार्टिसिपेट करती थी स्कूल में। हुँ, बाद में मैंने एक्सीडेंट के बाद ये सारी गेम्स जॉइन की है। जी, जी, जी। इशरत, कभी-कभी ज़िंदगी में हमारे साथ अगर कुछ होता है तो शायद वो हमें मालूम नहीं होता, शायद वो बेहतरी के लिए होता है।
आप अपने बिल्कुल भीतर की अच्छे के जो लिए होता है। अगर मेरे साथ ऐसे ये हादसा नहीं होता तो शायद मैं मुझे इतने लोग नहीं जानते, इतनी इज्जत नहीं मिलती, इतनी दुआएं नहीं मिलती किसी से। और आप अपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाती। हमारे भीतर बहुत बिल्कुल सारी इसका क्षमताएं होती हैं जी, एक जिसको पहचान नहीं आपके पाते। इस खवातीन ये इस शो के जरिए आवाज़े ख़वातीन इसके जरिए उन तक की मैसेज पहुंचाना चाहूंगी जिन्होंने इस मेरी इस छोटी सी जर्नी में मेरा साथ दिया। पूरा ये क्रेडिट जाता है इंडिया टीम के हेड कोच को, कैप्टन लुइस जॉर्ज सर को, और उनके फ्रेंड जो है रिटायर्ड कर्नल आइजन ओवर सर, और पूरी वीएमएस टीम को, और खासकर डॉक्टर मीर मोहम्मद मकबूल सर को। जी उनको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया, और आगे भी वो मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहे, एनकरेज करते रहे, ताकि हम और आगे जा पाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो काम है वो बहुत ही काबिले तारीफ है, क्योंकि अ, ऐसे जो मानवीय कदम होते हैं उनके कारण कई लोगों बिल्कुल। को नई जिंदगी मिलती है, जिस तरह से आपको मिली है। इशरत, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि खास तौर से खवातीन को आगे बढ़ना चाहिए। आम जब वो बहुत ही जिंदगी जी रही होती हैं तो शायद वो इस तरफ सोच नहीं पाती। आपको क्या लगता है? बिल्कुल। खवातीन के भीतर भी क्या एक उनको अपनी ताकत पहचाननी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपने पैरों पे बिल्कुल उनका चाहिए, काम ये नहीं है, मतलब प्रोत्साहन जैसे मिलता कि यहाँ पे सोचते हैं कि मतलब अब लड़की का काम है घर में बैठना, घर से बाहर नहीं जा सकती, उसका काम है घर में ही, मतलब पढ़ाई 10th तक करो, उसके बाद घर में बैठो। ऐसा नहीं है, खुद आगे जाओ। और जैसे मैं गई हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। इशरत, आपको लगता है कि अब जो है वो सोच धीरे-धीरे लोगों की बदल रही है? कश्मीर में बिल्कुल लोगों की सोच बहुत ही बदल ज्यादा रही है? बदल रही है। मैं 2017 की बात करूं तब मुझे मतलब लोगों से ताने सुनने पड़ते थे, अरे ये तो लड़की है, ये क्यों बाहर जाएगी। लेकिन आज हर जगह खुद ही वो लोग मुझे बुलाते हैं, हुँ, हमारा इवेंट है, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मुझे बुलाते हैं। हुँ, आज हुँ। वही लोग मुझे बुलाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए, आप लीडर बन गई हैं, आपको लोग फ़ॉलो करते हैं, है ना? तो हमेशा बिल्कुल। यदि आपके जो इरादे हैं वो बुलंद हैं, यदि आपकी कोशिश ईमानदार है, तो निश्चित तौर पर आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए और लोग ज़रूर आपके पीछे आएँगे। यही मुझे लगता है इशरत, आपने यही अचीव किया है। इशरत, आवाज़ ख़वातीन से बात करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। हम आगे भी जी। आपसे बातचीत करते रहेंगे और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप जो है वो एक मिसाल कायम करेंगी ऐसी लड़कियों के लिए जिन्होंने एक चुनौतीपूर्ण जीवन में किसी वजह से वो आ गई हैं, लेकिन अपना हौसला नहीं छोड़ा है। इशरत, हम नहीं, सबकी तरफ से आपको बिल्कुल बहुत-बहुत थैंक यू कई मैम, सारी थैंक यू सो शुभकामनाएँ। मच। थैंक यू। शुक्रिया।